नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे भाग 5 के बारे में, और मैंने आपको बताया था जब हम भाग 5 की बात करेंगे तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक पढ़ेंगे। ठीक, तो हमने आपको जहाँ तक याद होगा, जब मैंने पिछला चैप्टर आपको पढ़ाया था प्रधानमंत्री, तो उसमें मैंने कुछ आर्टिकल जैसे 74, 75, 77 आदि की बात कर ली थी। ठीक है, तो और 76 में आपको क्या पता बताया था मैंने, महान्यायवादी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो वो सब चीज़ें मैंने छोड़ी थी, जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। दोस्तों, मैंने जब आपको शुरुआत की थी भाग 5 की, तो मैंने बताया था कि भाग 5 में दिया क्या गया है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है किसमें, आपका भाग 5 में। और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आता कौन कौन है, आपका राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिमंडल आता है। तो अभी तक हम लोगों ने कितने टॉपिक्स पे चर्चा कर ली, पहले ये चीज़ हम लोग देखेंगे आज। दूसरों, और थोड़ा सा आप लोग से शिकायत है कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि उस अकॉर्डिंग हमको नहीं मिलता है। आपके लिए पढ़ना, नोट्स तैयार करना खुद के, फिर आपको आके यहाँ पर पढ़ाना, ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद हम आप लोग को कंटेंट दे पाते हैं, जो एक कंसाइज कंटेंट होता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सब चीज़ें देने की हम लोग कोशिश करते हैं, और अपना 100% देते ही देते हैं हम लोग। तो चलिए, कोई बात नहीं, फिर भी जितना प्यार मिल रहा है उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि बस जुड़े रहिए हमारे साथ में, और हम आपको फ्यूचर में और इससे से अच्छा अपने आप को डेवलप करके, अपनी चीज़ों को थोड़ा रिसोर्सेज को बढ़ा के आपको और इससे अच्छी से अच्छी चीज़ें दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भाग 5 की। तो भाग 5 में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी और क्या क्या हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बारे में हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। तो भाग 5 मैंने आपको बताया था, भाग 5 की अगर मैं बात करूं तो भाग 5 हम लोग कितने आर्टिकल 52 से 78 तक पढ़ने वाले थे। कब से? 52 से 78 तक। और इसमें क्या था, संघ की कार्यपालिका का वर्णन था। आपको ये बात मैंने जब पहले राष्ट्रपति टॉपिक शुरू किया था, तो उसी टॉपिक में मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें। संघ की कार्यपालिका का वर्णन है किसमें, भाग 5 में। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन था? राष्ट्रपति था, आपका राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति के बाद कौन, आपका प्रधानमंत्री था, और प्रधानमंत्री के बाद में आपका क्या आएगा, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। और इसी में एक टॉपिक और बीच में जुड़ता है आपका, महान्यायवादी, महान्यायवादी। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने जहां तक देखा कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या कर लिया है। हमने राष्ट्रपति पढ़ा, सारी चीज़ें क्लियर की इसकी। उसके बाद में हम लोगों ने उपराष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ देखी, राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखी, कौन कौन सी शक्तियाँ थी, कार्यपालिका शक्तियाँ देखी, विधायी शक्तियाँ देखी, वित्तीय शक्तियाँ देखी। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग डिस्कस किए थे राष्ट्रपति वाले टॉपिक में। उसके बाद क्या हमने डिस्कस किया, उपराष्ट्रपति डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने प्रधानमंत्री देखा। प्रधानमंत्री कौन होता है, मैंने आपको ये बताया कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, और जिसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और ये बात कौन डिस्कस करता है, आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 मैंने आपको बताया। ठीक, इसके अंतर्गत फिर उसके बाद आता है क्या, उसके बाद एक चैप्टर आता है आपका महान्यायवादी का। तो महान्यायवादी चैप्टर मैं अभी छोड़ रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये अभी जो चीजें मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं को रिलेट करती हैं। जैसे आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री कौन होता है, मंत्रिपरिषद का हेड होता है या मंत्रिमंडल का हेड होता है। तो हम इसलिए अगला टॉपिक जो उठा रहे हैं वो हमारा मंत्रिपरिषद है। ठीक, मंत्रिपरिषद की हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, आज का टॉपिक जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। ठीक, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में अगर इसको हम बात करें तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। क्या? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, चलिए बात करते हैं किस पे, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स। ठीक, इसको अगर हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, केंद्रीय मंत्री परिषद, परिषद। ठीक, अब आप लोग दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान करने की कोशिश करिए कि मैंने आपको शुरुआत में ही क्या बताया था। जब मैं आर्टिकल 74 पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा था आपसे कि
राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, वो आपका राष्ट्रपति होगा। तो पहली बात, मंत्री परिषद के बारे में संविधान में ज्यादा कुछ वर्णन नहीं किया गया, पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, ये भी बताया गया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो जो मंत्री परिषद के बारे में जो भी उपबंध है वो आपके आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 और एक आर्टिकल और आता है आपका कौन सा, आर्टिकल 88, जहां पर मंत्री परिषद के सदस्यों के अधिकारों की बात कही गई है। तो हम लोग कौन कौन से आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे, हम लोग 74 पर डिस्कस करेंगे, 75 पर डिस्कस करेंगे और 88 पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये 3 आर्टिकल्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल जब 74 की बात कर ली, आर्टिकल 75 क्या है इसमें कि मंत्रियों के बारे में जो उपबंध दिए गए हैं उनके कार्यों के रिस्पेक्ट में, उनकी शक्तियों के रिस्पेक्ट में, वो सारे उपबंध किसमें, आर्टिकल 75 में। और अगर आर्टिकल 88 की बात करें तो आर्टिकल 88 में क्या है, मंत्री परिषद की बोलने की शक्तियों या उनकी मत देने की शक्तियों या सदन में अपनी बात रखने की शक्तियों के बारे में जिक्र किया गया आपका आर्टिकल 88 में। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं मंत्री परिषद के बारे में। देखिए, जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं मंत्री परिषद के बारे में, तो आपको बताया था मैंने कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होगा, एक मंत्री परिषद होगी। ये आपका राष्ट्रपति है, 74 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होगा, मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो कौन होगा, आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक, हम लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली थी कि राष्ट्रपति अपने चाहे जो कार्य करेगा वो किसकी सलाह पर होंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर होंगे, या हम यूं कहें कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। ठीक, और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जैसे मैंने आपको बताया था जब प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ा रहा था, मैंने उसमें क्या कहा था आपसे कि जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक, और जो प्रधानमंत्री होता है वो किसका, सरकार का प्रमुख होता है। ये 2 बातें मैंने आपको वहां पर स्पष्ट करने की कोशिश की थी। तो दूसरी बात, अब यहां पर एक सवाल उठकर आता है, अगर हम मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं तो क्या जो मंत्री परिषद सलाह जो राष्ट्रपति को दे रहा है, क्या उस सलाह को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो आपका आंसर यहां पर सीधा सीधा क्या होना चाहिए कि नहीं, मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस सहायता या सलाह को या परामर्श, समझिए जो भी आप कहना चाहें इसको, परामर्श को क्या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, पहली बात तो आपकी ये हो गई। ठीक, अगर हम अब आर्टिकल 74 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इतनी बात मैंने जब आपको मैं राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी बताया था। ठीक, जब प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ाया था, माफ कीजिएगा, जब प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ा रहा था इतनी बात मैंने आपको वहां भी क्लियर की थी। अब हम अगर आर्टिकल 75 की बात करें तो इसमें मंत्रियों के बारे में कुछ उपबंध दिए गए हैं। तो चलिए उन उपबंधों के बारे में हम देख लेते हैं कि मंत्री परिषद के बारे में आखिर आर्टिकल 75 में कौन कौन से उपबंध दिए गए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बिना देर किए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट कर दीजिए अगर कोई क्वेरी है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 75 के बारे में। तो आर्टिकल 75 में कौन कौन से उपबंध दिए गए हैं उनकी हम बात करेंगे। आर्टिकल 75 पहली बात तो यही, किसके बारे में उपबंध दिए गए हैं, मंत्रियों के बारे में उपबंध, मंत्रियों के बारे में उपबंध कौन कौन से उपबंध दिए गए हैं, जरा एक एक करके हम लोग इन पे चर्चा करते हैं। तो ठीक, पहली बात तो आपको यह पता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और दूसरी बात क्या, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। पहली बात तो यह हो गई। इसको छोटे से फॉर्मेट में समझ लीजिए कि राष्ट्रपति जो है वो किसकी नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा किसको, मंत्रियों को। ठीक, मंत्री को। ठीक, ये बात हम लोगों ने पहली बात जान ली। दूसरी बात अगर हम करें
तो मंत्रिपरिषद में आखिर सदस्य कितने होते हैं, ये बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, संसद में कुल सदस्यों के लगभग 15% के बराबर, कुल सदस्यों का 15% कितने मंत्री होते हैं। कुल सदस्यों का कितना, 15%। कुल सदस्यों का 15%। अब सदस्य कितने हैं आपको पता होगा, आपको पता है, एक बात मैंने आपको बताई, संसद के लोकसभा सदस्य कितने हैं आपको पता है, 545। ठीक है, अब 545 का जो आप 15% निकाल लेंगे तो उतने आपके जो सदस्य होंगे वो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे या मंत्री बनाए जाएंगे। थोड़ा बहुत आंकड़ा इधर उधर हो सकता है। तो ठीक कुल सदस्यों का कितना, 15% होगा। और इस उपबंध को कब जोड़ा गया, इस उपबंध को जोड़ा गया आपका 91वें संविधान संशोधन 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा इस उपबंध को जोड़ा गया। ठीक, किसमें, आर्टिकल 75 में। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर हम तीसरी बात करें तो मान लीजिए किसी दल का जो सदस्य है, अगर वो दल बदल की करतूत करता है या दल बदल के कारण क्या सदस्य नहीं रहता है या सदस्य बनने लायक नहीं रहता है या उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, या उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वह व्यक्ति मंत्री के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। मतलब आप सीधा सा ये समझने की कोशिश कर दिए कि किसी भी दल का कोई नेता या सदस्य अगर दल बदल करते हुए संसद से अपनी सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है, तो वो क्या मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा या उसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये बात हो गई तीसरी। अगर हम चौथी बात करें तो जो मंत्री होता है वो क्या, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करता है। अब प्रसाद पर्यंत से आप यहां पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए, प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति जब तक चाहे किसी व्यक्ति को मंत्री रख सकते हैं, अन्यथा बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत जो ध्यान देने वाली है, राष्ट्रपति जब भी किसी मंत्री को अपने पद से बर्खास्त करेंगे या निरस्त करेंगे उसका पद, तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक, किसकी सलाह पर करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे कि प्रधानमंत्री जाएं और राष्ट्रपति को सलाह दें कि यह व्यक्ति अपने कार्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, राष्ट्रपति उस व्यक्ति की जो मंत्री पद का पद है उसको बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी चौथी बात। अब अगली बात जो इसमें है, क्या एक सवाल उठता है यहां पर, क्या मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जी हां, बिल्कुल। क्या लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? ये बात भी हम लोगों ने क्लियर कर ली। अगर इसमें हम अगला पॉइंट देखें, राष्ट्रपति, आपको मैंने बहुत अच्छे से कई बार यह बात बताई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा, और मंत्रियों को भी शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। लेकिन यहां पर एक बात यहां ध्यान रखने योग्य यह है कि आखिर वह किस बात की शपथ दिलाएगा। तो राष्ट्रपति जब भी किसी मंत्री को शपथ दिलाएगा तो वह पद और गोपनीयता की शपथ होगी। किसकी, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा मंत्री को, कौन, राष्ट्रपति। ठीक, तो इतनी सी बात को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगर एक सवाल यहां पर पूछूं कि कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो क्या वह मंत्री रह सकता है और कितनी अवधि तक रह सकता है, यह बात आप मुझको बताइए। तो दोस्तों, आप छोटी सी चीज समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन में सदस्यता लेनी होगी, चाहे वो निर्वाचन द्वारा हो या नामांकन द्वारा हो। ठीक, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। अब वो चाहे अपर हाउस का सदस्य हो, चाहे लोअर हाउस का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का सदस्यता ग्रहण करे और चाहे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करे, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें और आगे डिस्कस कर लेते हैं।
अब जो भारत सरकार द्वारा जो कार्यवाहियों का संचालन होता है उसमें मंत्रियों का क्या योगदान होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और ये उपबंध दिए कहां पे गए हैं? ये उपबंध आपका आर्टिकल 77 में दिए गए हैं। किसमें? आर्टिकल 77 में दिए गए हैं। आर्टिकल 77 किस बात का जिक्र करता है? आर्टिकल 77 कहता है भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, और उसमें क्या? मंत्रियों की भूमिका। ठीक, भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, अब आपको बहुत अच्छे से एक चीज ध्यान आ रही होगी, जब भी आप कोई सरकारी वेबसाइट खोलते हैं उस पर कोई आदेश पड़ा होगा भारत सरकार का अगर होगा तो आपने देखा होगा उसके नीचे एक सिग्नेचर होते हैं। वो किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। बहुत अच्छे से आपको एक बात पता होगी, कोई भी विधेयक पारित होगा तो उस पर भी किसके सिग्नेचर होंगे? राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे। तो ये एक बात यहाँ से आप लोग को समझने की कोशिश करनी होगी कि भारत सरकार की जो समस्त कार्यपालक शक्तियां हैं वो किसके अंडर है? राष्ट्रपति के अंदर है। पहली बात तो ये हो गई कि जितने भी भारत सरकार के काम किए जाएंगे वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, ना कि पर्टिकुलर विभाग के मंत्री के नाम पर किए जाएंगे। ठीक, एक यहां पर चीज मुझे याद आ रही है कि अगर आप ब्रिटेन यूएस में देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि जो भी आदेश, अनुदेश या अध्यादेश निकलते हैं वो पर्टिकुलर विभाग के मंत्री द्वारा निकलते हैं। और एक कहावत वहां पर बहुत प्रचलित है कि राजा कभी गलत नहीं होता। राजा कभी गलत नहीं होता, तो राजा आखिर क्यों गलत होगा जब उसका कहीं पे नाम ही नहीं है? तो ठीक है, तो इस वजह से क्या ये कहावत वहां पर प्रचलित है। दूसरी बात, जब हम भारत की बात करते हैं तो यहां पर जितने भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। और जितने भी भारत सरकार के कार्य किए जाएंगे वो किसके अंडर किए जाएंगे? राष्ट्रपति के अंडर ही किए जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 78 की। अब आर्टिकल 78 हम लोगों ने, आपको याद होगा जब हम लोग प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें भी डिस्कस किया था। आर्टिकल 78 क्या बात कर रहा था? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की। किसकी? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की। देखिए हम लोग यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? मंत्री की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी क्या? मंत्री है, लेकिन सबका बाप। ठीक, हेड। ठीक, तो पिताजी की बात हम लोग अलग से करनी ही पड़ती है। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात की गई है किसमें? आर्टिकल आपका 78 में। आर्टिकल 78 में तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होते हैं? क्या करेगा? भारत में प्रधानमंत्री का कार्य क्या होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन के संबंध में, मामलों में तथा मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में किसको? राष्ट्रपति को अवगत कराएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि संघ के प्रशासन आदि के संबंधित मामलों तथा प्रस्तावित विधायनों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाओं को भी उपलब्ध कराएगा। ठीक, अगर हम तीसरी इसमें बात करें तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले पर जिसमें कि किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो उसे मंत्रिपरिषद के पास दोबारा भेज सकता है। तो ये तीन बातें आपकी किसमें है? आर्टिकल 78 में। अब यहां पर बात आती है आर्टिकल 88 की, जो हमारा लास्ट आर्टिकल है। उसमें हम अभी और भी बहुत सारी कई सारी चीजें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग मंत्रियों के व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद में डिफरेंस भी देखेंगे, क्या होता है, मंत्रियों के टाइप्स भी देखेंगे। ये सब चीजें हम लोग अभी और आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 88 की या 88 की इंग्लिश वालों के लिए। ठीक, तो जो सदन में मंत्रियों के अधिकार होते हैं उस बारे में चर्चा की गई है आपकी किस में? आर्टिकल 88 में। किसमें? सदन में मंत्रियों के अधिकारों की बात किसमें की गई है? आपकी आर्टिकल 88 में। सदन में मंत्रियों के अधिकार, मंत्रियों के अधिकार। ठीक, तो पहली बात तो ये कि प्रत्येक मंत्री किसी भी सदन में बोलने, अपनी बात रखने, ठीक, या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है हर मंत्री को किसी भी सदन में। अब सदन कौन कौन से? संसद के कितने सदन होते हैं? 2।
ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। अब इसमें किसी भी सदन में वह भाग ले सकता है, ठीक, अपनी बात रख सकता है, सारे कार्य कर सकता है, लेकिन बस एक कार्य है जो वो नहीं कर सकता। क्या? अगर वो लोकसभा का सदस्य है और अगर राज्यसभा की संयुक्त बैठक में वो भाग ले रहा है तो वो क्या, यहां पर मत नहीं दे सकता। क्या? मत नहीं दे सकता। किसी भी विधेयक, किसी भी बिल आदि पे या किसी भी चर्चा पे वो क्या, अपने मत को नहीं दे सकता। हालांकि बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, ठीक है। तो ये बात आपकी किसमें, आर्टिकल 88 में कही गई है। क्या कहा गया है? प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो की बैठक में भी भाग लेने का अधिकार होगा। ये आपका आर्टिकल 88 कहता है, ठीक है। तो आर्टिकल 88 के बारे में भी हमने बात कर ली, ठीक। अब अगर हम बात करें कि मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, आप लोगों को मैंने 10 बार बताई एक बात कि मंत्रियों की नियुक्ति कैसी होती है। तो मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल से एक छोटा सा डायग्राम बना के बताया कि प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। बहुत फिर से एक बार, ये लास्ट टाइम होगा, अब नहीं। प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट की सलाह के लिए क्या, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, मिनिस्टर्स होती है। अब ठीक, अब इस मिनिस्टर का जो हेड होता है वो कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक, प्राइम मिनिस्टर होता है। अब अगर इस वाले टर्म को हम यहाँ से हटा दें, और ये डायरेक्ट अगर हम रखें कि प्रेसिडेंट किसकी नियुक्ति करता है, प्राइम मिनिस्टर की, और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, इनकी परामर्श पर किसकी नियुक्ति होती है, मंत्रियों की। विभिन्न विभागों का बंटवारा, उनके विभागों का कार्यपालन आदि शक्तियां किसके द्वारा दी जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री को दी जाती हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मंत्री के द्वारा किस बात की शपथ ली जाती है। तो मैंने आपको बताया, पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है, संविधान में सच्ची श्रद्धा, संविधान का पालन करने, अपने पद के कार्यों का निर्वहन करने आदि चीज़ों की क्या, शपथ ली जाती है। वो एक टेम्पो बना हुआ है, उसी को याद रखना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। ना ही कोई ऐसा कोई सवाल बनता है जो शपथ के बारे में पूछे। अगर शपथ के बारे में कोई सवाल पूछेगा भी तो आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में उल्लिखित की गई है। तो इस टाइप के सवाल बनेंगे। बाकी शपथ से रिलेटेड कहे कि शपथ में क्या का कॉन्टेंट है, उसके बारे में बात बहुत ही रेयर क्वेश्चन होगा तो बनेगा, या फिर एग्जामिनर बहुत घुमाने की कोशिश करे आपको, तब भले घुमाए आपको। हालांकि आप पढ़ के जाइए, मैं तो यही चाहता हूं आपसे। अब बात करते हैं मंत्रियों के उत्तरदायित्व की। अब अगर हम बात करें मंत्रियों के उत्तरदायित्व की, तो आपको पता होगा कि सरकार की संसदीय व्यवस्था की जो कार्यप्रणाली का मौलिक सिद्धांत है उसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात अगर कहें तो अनुच्छेद 75 जो है आपका, इस बात को सीधे सीधे स्पष्ट करता है। क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। क्या कहता है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और इस बात का अर्थ क्या है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। पहली बात हो गई ये। दूसरी बात अगर हम करें तो जो मंत्रिपरिषद होगी वो अगर संयुक्त जिम्मेदारी है तो एक दल की तरह कार्य कर रही है। ये भाई आपको बात समझ लेनी चाहिए, ठीक। तो चलिए हम लोग इतनी बातों के बारे में डिस्कस किए। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचता है यहाँ पर, वो ये है क्या कि आखिर अब हम लोगों ने सारा कुछ जान लिया कि कैसे इनकी नियुक्ति होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, इनके अधिकार क्या हैं। अब एक जो स्वरूप बचा है मंत्रिपरिषद का, स्वरूप या संरचना हम जिसको कह लें, वो संरचना किस टाइप की होती है या मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने जनरली तौर पर सुना होगा कि ये कैबिनेट मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री हैं, ये उप मंत्री हैं, ठीक। इस प्रकार के आपने शब्दावली कहीं भी टीवी न्यूज़ में या अपने आसपास या न्यूज़पेपर में बहुत बार सुनी होगी।
तो मंत्रियों के जो मंत्री परिषद की संरचना है उसमें कितनी 3 श्रेणियां होती हैं। कितनी 3 श्रेणियां होती हैं, या मंत्रियों की हम कह लें 3 श्रेणियां होती हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका कैबिनेट मंत्री। ठीक, पहला आपका कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक, दूसरा आपका कौन सा? स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर हो गया। और लास्ट आपका होता है कौन सा? उप मंत्री। अब देखिए, कैबिनेट मंत्री के कार्य मैंने आपको बताया कि सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में भाग लेती है। सरकार का अगर किसी चीज को लेकर कोई निर्णय होना है तो उन निर्णयों में सहायता देती है सरकार को, सरकार के प्रमुख को, या सलाह देती है। ये सब कार्य किसके होते हैं? आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स के। ठीक, या कैबिनेट की जब भी मीटिंग होगी तो उसमें ये सारे के सारे भाग लेंगे, और इस मीटिंग का जो हेड होगा वो कौन होगा? आपका प्राइम मिनिस्टर या पीएम होगा। ठीक, इनके पास क्या अलग अलग विभाग होंगे, जैसे जैसे आप किसी के पास में विदेश होगा, ठीक है, विदेश मंत्रालय होगा, किसी के पास में वित्त मंत्रालय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो विभागों का बंटवारा हम लोग देखते नहीं है, कई बार सवाल में पूछा जाता है, आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि किसके पास गृह मंत्रालय है। तो अभी अगर आपसे पूछ ले कोई गृह मंत्रालय किसके पास में है तो आप मोटा भाई को नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अमित शाह का नाम जरूर आपकी जुबान पर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से उनके विभागों का भी बंटवारा होता है। अगर हम बात करें स्टेट मिनिस्टर्स की, स्टेट मिनिस्टर या कहते हैं, हम कभी कभी एक शब्द सुनते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब स्वतंत्र प्रभार से आप मतलब समझिए कि इनके पास जो स्पेशल पावर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर के पास होती हैं वो नहीं होती हैं, वो इन्हीं के कार्य संचालन में सहायता के लिए होते हैं। पहली बात हो गई ये। दूसरी बात, अगर हम उप मंत्री की बात करें तो उप मंत्री के पास में कोई भी विभाग नहीं होता है, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होती जिसका प्रयोग करके वो किसी प्रकार का निर्णय ले सके, लेकिन निर्णय लेने में किसकी सहायता करेगा? स्टेट मिनिस्टर्स की। तो ठीक एक ये चयन है, उप मंत्री, फिर मंत्री, और उसके बाद में कैबिनेट मंत्री। ठीक, तो ये 3 श्रेणियां हम लोगों ने जान ली। एक चौथी श्रेणी होती है जिसका कभी कोई जिक्र नहीं किया जाता, और उस चौथी श्रेणी का नाम क्या होता है? आप लोग जरा मुझे कमेंट में करके बताइए। ठीक है, उस चौथे मंत्री का नाम क्या होता है ये जरा आप लोग हम लोग को बताने का कष्ट करें। तो एक मंत्री का ही पद समझ लीजिए उसको, या मंत्री का दर्जा दिया जाता है। जो आपका संसदीय सचिव होता है उसको भी मंत्री के पद का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो एक इसमें चौथा और ऐड कर लीजिए, कौन? संसदीय सचिव। संसदीय सचिव। ठीक, तो ये बात भी आप लोग की कंप्लीट हो गई। अब अगर यहां पर मैं डिस्कस करूं आपसे 2 चीजें, एक तो मंत्रिमंडल और एक मंत्री परिषद, तो आप लोग का जवाब यहां पर मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट में कोई ना कोई जवाब जरूर दें। तो चलिए, मैं कमेंट तो बाद में ही पढ़ूंगा क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है और आप भी इसको बाद में ही देखेंगे, तो जवाब भी बाद ही में आएगा। तो अभी के अभी आंसर एक्सपेक्ट करना तो बेवकूफ़ी होगी। तो चलिए, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में जो थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं उस बात की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो एक तरफ हम लोग मंत्री परिषद को रखते हैं और दूसरी तरफ किसको? मंत्रिमंडल को रखते हैं। मंत्रिमंडल को रखते हैं। पहली बात, मंत्रिमंडल के बारे में आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि मंत्रिमंडल क्या आपका 44वें संविधान संशोधन जो आपका 1978 में हुआ था, मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं था, लेकिन इसको ऐड कब किया गया? आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, और इसको जगह कहां पर मिली? इसको जगह मिली आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में ही इस मंत्रिमंडल का जगह दी गई है। तो ये बात आप लोग पहली ध्यान रखिएगा, किसमें होता है ये? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में। ठीक, और किसके द्वारा जोड़ा गया? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। ठीक, अब हम इसके मोटे मोटे जो बिंदु हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें कितने 60 से 70 मंत्री होते हैं। कितने? 60 से 70 मंत्री होते हैं। 60 से 70 मंत्री होते हैं। ठीक, दूसरी ओर जब हम मंत्रिमंडल की बात करें,
मंत्रिमंडल की बात करें तो ये लघु निकाय है, एक छोटा निकाय है जिसमें कितने 15 से 20 मिनिस्टर्स होते हैं। कितने 15 से 20 मिनिस्टर्स होते हैं। 15 से 20 मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक, और अगर हम आगे बात करें इनकी कितनी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। मैंने अभी आपको बताया, एक कैबिनेट होता है, एक कैबिनेट होता है, दूसरा स्टेट मिनिस्टर होता है, ठीक, और एक कौन सा होता है? उपमंत्री। उपमंत्री, ठीक, तो ये 3 कैटेगरी में होता है। ठीक, इसमें केवल क्या कैबिनेट और ये जो मंत्रिमंडल है इसमें क्या सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन से? कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इसमें। ठीक, जो मंत्रिमंडल होता है आपका, ठीक, इसमें केवल कौन? कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। अगर अगली बात करें जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्रिपरिषद है वो किसी भी प्रकार के निर्णयों को लेने के लिए क्या सामूहिक बैठक नहीं करती है, मतलब एक सामूहिक निकाय के तौर पर कार्य नहीं करती। वहीं जब हम मंत्रिमंडल की बात करें, जो कैबिनेट मिनिस्टर होती है, आपने बहुत बार पेपर में पढ़ा होगा कि कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो जो कैबिनेट जो ये मंत्रिमंडल है उसकी जो भी अगर सरकार के पक्ष में निर्णय लिया जा रहा है, लोगों के हित के लिए कोई निर्णय लिया जा रहा है, तो उसकी जो बैठक होगी तो वो एक बैठक होगी और क्या होगा, एक निकाय की तरह यह कार्य करता है। ठीक, दूसरी ये बात हो गई दूसरी। ठीक, तो एक निकाय की तरह यह कार्य करता है। तीसरी बात यहां पर यह है कि जो मंत्रिपरिषद है उसको सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन जैसे राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है देश का, वैसे ही मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को जो शक्तियां प्राप्त हैं वो बस कागजों तक सीमित हैं। वो बस कहां? कागजों तक सीमित हैं। लेकिन अगर वहीं हम मंत्रिमंडल की बात करें तो ये क्या, मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो ये वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती हैं तथा उसके लिए कार्य भी करती हैं। ठीक, तो ये दोनों बातें आपको समझनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मोटी मोटी चीजें थी मंत्रिपरिषद के बारे में, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो जहां तक मैं चाहूं तो इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर सकता हूं, क्योंकि और ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे कुछ बनने वाला नहीं है। आप लोग को बस 4 आर्टिकल याद रखने हैं। कौन कौन सा? 74, 75, 77 और कौन सा? 88। 88 में कहा क्या बात की गई है कि सदन में जो मंत्रियों की शक्ति होती है या अधिकार होते हैं उसकी बात कहां पे की गई है? आपकी आर्टिकल 88 में। ठीक, चूंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो इस वजह से मैं थोड़ा आप जल्दी खींचने की कोशिश करूंगा कि मैं इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूं। इधर आपका एनटीपीसी भी है, आपका लोअर पीसीएस का मेंस भी है, अपर पीसीएस भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठेंगे, तो जरूर, जाहिर सी बात है आजकल पेपर का टाइप कुछ ऐसा स्टूडियो टाइप हो गया है कि कहीं से भी कुछ भी उठाकर दे देते हैं। आपको मैंने लास्ट जब क्लास ली थी तो एक एग्जाम्पल भी बताया था, वो जो नवरात्रि में पूजा वाला, तो उस चीज को भी आप ध्यान रखिए। तो देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद के बारे में बहुत सारे विद्वानों के बहुत सारे विचार हैं। किसी ने इसको स्टीयरिंग व्हील कहा है, किसी ने इसको सूर्य कहा है, किसी ने ग्रह कहा है, दुनिया भर की बातें कही गई हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। यहाँ पर एक चीज आप मुझे जरा बताने की कोशिश करिए कि मान लीजिए कि कोई सरकार निर्णय लेती है और अगर मंत्रिमंडल में से कोई व्यक्ति उस निर्णय को मानने से इनकार कर दे तो क्या उसे काउंट किया जाएगा? नहीं। तो ऐसा ही कई बार हुआ है कि जब कोई मंत्रिमंडल में से कोई सदस्य किसी निर्णय को नहीं मानता है तो वो क्या करेगा? आखिर अपने पद से क्या करेगा? इस्तीफा दे देगा। ऐसा कई बार हुआ। आपका 1953 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के खिलाफ में क्या अपना इस्तीफा दे दिया था। वैसे ही अगर हम बात करें सीडी देशमुख ने अपना इस्तीफा दे दिया था। और अभी अगर जल्दी की बात करें तो एक पंजाब की कोई कौर जी हैं, उनका नाम मुझे सही से नहीं याद रहा, उन्होंने अभी जल्दी जो किसान वाला बिल आया उसके खिलाफ में इस्तीफा दिया है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा जो इम्पोर्टेंट। अभी यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सा टॉपिक आ जाता है, छोटा सा ही है, उसको अगर मैं डिस्कस करूं तो आपने एक शायद टर्म सुना है कि नहीं सुना है, किचन कैबिनेट के बारे में। तो किचन कैबिनेट की अगर हम बात करें, ये कुछ वैसा ही है कि घर में बना खाना और रसोई में सबको परोस दिया जाता है जो लोग घर में होते हैं। तो किचन कैबिनेट की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये जो किचन कैबिनेट होती है यह 15 से 20
महत्वपूर्ण लोगों से मिलकर बनी होती है। ये आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि एक घेरा और घेरे के अंदर एक छोटा घेरा और यहाँ पर कौन, पीएम। ठीक इस तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री अपने विश्वसनीय लोगों को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करता है। उसको क्या, किचन कैबिनेट हम लोग कहते हैं। और ये इंदिरा गांधी के टाइम में कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली हो गई थी कि तो इनके पास में कुछ इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, उसके रिस्पेक्ट में कैबिनेट की शक्तियाँ कभी कभी छीण पड़ जाती हैं। तो ये बात आप लोग को, एक टर्म छोटा सा था, ये मैं आपको बस समझाना चाहता था। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में जो सारा कुछ इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बस आप लोग क्या करना है, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों जिसने भी जो भी वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग मोटिवेट कैसे होंगे, और अगर हम मोटिवेट होंगे तो जाहिर सी बात है अपनी 100% ऊर्जा के साथ में आप लोग को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अपना 100% वैसे भी हम लोग देते ही हैं, और भी जितना हो सकेगा रिसोर्सेज के माध्यम से उतना हम आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।